चलिए दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ओरिजिन्स ई शाला पे। और ये है हमारे पावर प्लांट इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट, जिसका फर्स्ट चैप्टर, और ये है हमारा 5th लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सम जनरल टॉपिक्स व्हिच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड क्वाइट इजीली फॉरगेटेबल एंड पीपल मेक सेवरल मिस्टेक्स इन देम। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे 2-3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस में लेकर इनमें बहुत मिस्टेक कर देते हैं। तो उन छोटे क्वेश्चंस को और एक बड़े क्वेश्चन को भी समझने के लिए ये स्पेशल लेक्चर है। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है हमारे जो अलग अलग टाइप के पावर प्लांट्स है उनके बेसिक एलिमेंट्स। यानी अभी जो लास्ट लेक्चर में आपने एनर्जी कन्वर्जन देखे, उन एनर्जी कन्वर्जन के लिए जो हमें इक्विपमेंट्स लगते हैं उनकी एक लिस्ट, सिंपली एक लिस्ट, कोई ज्यादा डायग्राम नहीं, कुछ नहीं। सिंपली 2 मार्क्स के लिए कई बार पूछा जाता है कि गैस टरबाइन पावर प्लांट और डीजल इंजन पावर प्लांट के इक्विपमेंट्स के लिस्ट आउट करो, या फिर स्टीमी पावर प्लांट और न्यूक्लियर के पावर प्लांट के इक्विपमेंट्स को लिस्ट आउट करो। तो काफी कॉमन क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बार बार इजीली मार्क्स अटेंड करने के लिए पूछा जाता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स अपने कॉन्फिडेंस में लेकर इन पर गौर नहीं करते और कई बार मिस्टेक करके मार्क्स गवा देते हैं। तो इसलिए इन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे और ट्राई करेंगे कि उनके जैसी गलती हम ना करें। So with it, let's begin quite simply. First, as usual, steam power plants. तो steam power plant के 4 बेसिक एलिमेंट्स है, या फिर मैं कह सकता हूँ 5 एलिमेंट है। 5वां मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि वो सब में कॉमन है, और आई थिंक यू गाइस हैव ऑलरेडी गेस्ड इट, इट इज अल्टरनेटर। क्योंकि अल्टरनेटर ही हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो हर पावर प्लांट में आपको देखने मिल जाएगा। उसके बिना पावर प्लांट में मैकेनिकल एनर्जी को हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का और कोई जरिया नहीं। अल्टरनेटर या फिर आप कह सकते हो जनरेटर, दोनों एक ही है। इसलिए वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में उसे डेफिनेटली लिखना है। क्योंकि अगर हम कोई साइकिल की बात करते हैं ना, जब मैं बात करता हूँ रैंकिन साइकिल की जिसमें हमारा स्टीम पावर प्लांट चलता है, तो उसके लिए दिस 4 आर इनफ। बट जब मैं कहता हूँ पावर प्लांट, तब डेफिनेटली मुझे यहाँ अल्टरनेटर को ऐड करना पड़ता है। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट ऑल द स्टूडेंट्स मेक, कि वो अल्टरनेटर को लिस्ट करना भूल जाते हैं। एंड विद दैट सेड, लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो फर्स्ट है स्टीम पावर प्लांट्स। तो ऑब्वियसली स्टीम बनाने के लिए स्टीम जनरेटर, फिर उससे एनर्जी लेने के लिए टरबाइन, और टरबाइन में से जो स्टीम आ रही है वो ड्राई सैचुरेटेड होगी या वेट स्टीम होगी, तो उसको फिर से वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे पंप करना है, तो फीड पंप। सो दीज आर द मोस्ट बेसिक 4 एलिमेंट्स without which your steam power plant cannot be run. Never ever, not even in your dreams. So, and of course, you have to add that alternator generator in the 5th part of this list, in all of them. Not as 5th, but as the last part of all of them. You have to add alternator without any mistake. So quite simple. Similarly, for diesel engine, of course, diesel engine itself is the first part. Now here we are talking about a power plant. और जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था, 4th लेक्चर में हमारे, कि डीजल इंजन एक रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म यूज करता है, फिर उसे रोटारी में कन्वर्ट करता है, तो ऑब्वियसली उसकी एफिशिएंसी कम है एज अ इंजन ऑलरेडी। लेकिन क्योंकि हम उसे कमर्शियल बेसिस पे पावर प्रोड्यूस करने के लिए यूज करने वाले हैं, तो हमें फुल ऑन ट्राई करनी है कि वो जो लॉस है उन्हें हम मिनिमाइज कर सके। इसलिए एज अ पावर प्लांट हमें एयर इनटेक और एग्जॉस्ट का सिस्टम, उसका कूलिंग सिस्टम और लुब्रिकेशन सिस्टम, ये भी कंपल्सरीली ऐड करना होगा। कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं एनर्जी कन्वर्जन के ब्लॉक डायग्राम की वजह से, सिर्फ यहाँ पर डीजल इंजन और अल्टरनेटर लिख देते हैं, बट दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट। यू हैव टू डेफिनेटली एनलिस्ट दिस 3 as part of the diesel engine power plant for diesel engine to work properly. तो एयर इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम जो एयर की सप्लाई और उसके एग्जॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, हमारे इंजन को फिक्स टेम्परेचर पे मेंटेन करने के लिए, ओवर हीटिंग से रोकने के लिए कूलिंग सिस्टम, और ऑब्वियसली स्मूथ ऑपरेशन के लिए लुब्रिकेशन चाहिए, तो उसके लिए लुब्रिकेशन सिस्टम। विद दैट सेड, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट। सो दैट इज गैस टरबाइन पावर प्लांट। अब गैस टरबाइन पावर प्लांट में हमने एनर्जी कन्वर्जन के लास्ट लेक्चर में देखा था कि सिर्फ एक स्टेज में
हमारी केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है सिर्फ एक गैस टरबाइन से, बट इन एक्चुअली आपका जो गैस टरबाइन इट इज असेंबली इटसेल्फ ऑफ 3 पार्ट्स: कंप्रेसर, कंबशन चेंबर एंड गैस टरबाइन. गैस टरबाइन फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ कोर्स, बट आगे हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि कंप्रेसर का काम भी हो जाता है, कंबशन चेंबर भी वही आ जाता है और गैस टरबाइन तो है ही. सो दिस वन असेंबली इट इज अ वन असेंबली. ये जो भले हमने 3 पार्ट लिखे बट इन एक्चुअलिटी it is one big assembly which cannot be separated for efficiency purpose and of course for floor space save. So these are the main 3 parts that you have to write separately. यहाँ पर तुम एक वर्ड नहीं लिख सकते गैस टरबाइन. ऑफ कोर्स हम सबको पता है गैस टरबाइन कन्वर्ट करता है, बट उसके पहले ये स्टेप है जो डेफिनेटली हमें लिस्ट करने पड़ेंगे. और ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमें अल्टरनेटर ऐड करना ही है. देन मूविंग ऑन टू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड डोंट राइट पीपी. मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पर आपको एग्जाम में कोई भी शॉर्ट फॉर्म इस तरह का सेल्फ मेड शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना. हाँ, बट यू कैन डेफिनेटली राइट BWR. दिस BWR stands for boiling water reactor. It is one kind of nuclear reactor that we are going to study in future lessons. There are basically 3: BWR, PHWR and CANDU. CANDU is also short form CANDU, but here we are just writing for BWR. Atomic reactor is the first element for generating that steam. और फिर स्टीम से हमें एनर्जी लेनी है तो स्टीम टरबाइन, कंडेंसर एंड फीड पंप, दीज आर द कॉमन पार्ट्स एंड ऑफ कोर्स दैट अल्टरनेटर. और आगे हम जब स्टडी करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के स्पेशल सेशंस में, तब आप देखोगे कि BWR यानी बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में ये 4 पार्ट है अल्टरनेटर के साथ, और PHWR में थोड़ा सा वेरिएशन है कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स के साथ, और कांडू रिएक्टर जो है उसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन है. तो उस वेरिएशन के हिसाब से आप इस लिस्ट को एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे. लेकिन बेसिक ये जो एलिमेंट्स है ये आपको ऑलवेज रिमेंबर होने चाहिए, यानी हमेशा याद रहने चाहिए दिस एलिमेंट्स. तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़े बड़े टॉपिक की, जो है स्पेसिफिकेशंस ऑफ अ पावर प्लांट. व्हाट इज स्पेसिफिकेशन? नाउ दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन टू अराइज इन योर माइंड कि आखिर ये स्पेसिफिकेशन है क्या. आई एम श्योर अगर मोस्ट ऑफ आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा स्पेसिफिकेशन क्या है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ इट लेट्स गेट अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन. जब आप कोई नया फोन खरीदते हो क्या चेक करते हो? कॉस्ट ऑब्वियसली, कैमरा, रैम, रोम एंड उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉइड 10 है, 11 है या कोई न्यू वर्जन है, उसमें कुछ अपडेट आते हैं या नहीं, उसका कैसी सर्विसिंग है. तो ये सब डिटेल्स क्या है? ये आप जो फोन देख रहे हैं उसके स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपको उसकी कुछ डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताती है जो आपके यूज पे उसका इफेक्ट कर सकती है. जैसे कि रैम, अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो रैम ज्यादा चाहिए. अगर आप बहुत स्टोर करते हैं फोटोज को, वीडियोज को, तो आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए. उसी तरह से अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आपको कैमरा अच्छी क्वालिटी का चाहिए. तो दैट्स समथिंग अबाउट इट कि आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए अगर आप कुछ पैरामीटर्स चेक करने हो तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं थ्रू स्पेसिफिकेशंस. नाउ ऑब्वियसली पावर प्लांट इज नॉट समथिंग दैट अ पर्सन कैन बाय बिकॉज इट इज समथिंग दैट कैन बी एस्टैब्लिश्ड. अगर पावर प्लांट जैसी हम बात करते हैं बहुत ही बड़ी चीज होती है, अप्रोक्सीमेट एक पूरी कॉलोनी जितनी बड़ी चीज होती है, तो इसे कोई खरीदता नहीं है. इसे इनफैक्ट एस्टैब्लिश करता है. तो एस्टैब्लिश करने से पहले उसका फ्यूचर पोटेंशियल देखना पड़ेगा, और बनाने के बाद कई सारे इंस्पेक्शन टेस्टिंग होती रहती है, तो वो भी उसका कुछ स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं. फॉर दैट पर्पस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड ऑफ कोर्स अगर आप कभी इस सब्जेक्ट के अंडर विजिट पे जाएंगे तो ऑब्वियसली आप जिस भी प्लांट की विजिट पे जाएंगे उसके स्पेसिफिकेशंस आपकी रिपोर्ट में आपके कंपलसरी लिखने पड़ेंगे. तो क्या स्पेसिफिकेशन लिखने पड़ेंगे वो जानना है तो भी इस लेक्चर को पूरा आपको देखना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि कौन से टाइप के पावर प्लांट में कौन से स्पेसिफिकेशंस आपको लिखने पड़ेंगे. सो विद दैट सेड लेट्स बिगिन. अब स्पेसिफिकेशन जो होता है कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है हमारा ओवरऑल स्पेसिफिकेशन, यानी हमारे पूरे पावर प्लांट का इन जनरल बेसिक स्पेसिफिकेशन, जिससे हमें एक आइडिया लगे कि ये पावर प्लांट कितनी कैपेसिटी का है, कौन से टाइप का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो सबसे पहला स्पेसिफिकेशन कि कौन से टाइप का है.
यानी स्टीम पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, हाइडल है, न्यूक्लियर है, सोलर है, कौन से टाइप का है, वो सबसे मेन चीज कि आपके पावर प्लांट का टाइप कौन सा है, टाइप के आगे यहाँ पे लिखना रहता है। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पावर प्लांट को हम इलेक्ट्रिसिटी को कमर्शियलाइज करने के लिए बनाते हैं, तो ऑब्वियसली कितनी इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी वहां पर ऑब्वियसली यहाँ पे हम पावर प्लांट बोल रहे हैं लेकिन पावर स्टेशन है एक्चुअली वो, तो उस पावर स्टेशन में आपने जो भी मशीन इक्विपमेंट इंस्टॉल किए हैं वो कितने मेगावाट की एनर्जी बना सकते हैं एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, दैट इज योर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन मेगावाट्स, यू हैव टू मेंशन दैट। नेक्स्ट, यूनिट कैपेसिटी एंड यूनिट नंबर। अब ऑब्वियसली अगर आप एक पावर स्टेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो वहां पर मल्टीपल पावर प्लांट्स होंगे और हर एक यूनिट जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का हो, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं और हर एक यूनिट की कैपेसिटी अलग हो सकती है। अब जैसे कि काकरा पार्क की बात करें तो वहां पर 4 यूनिट है, 2 सेम कैपेसिटी के और बाकी 2 सेम कैपेसिटी के, राइट। तो उस तरह से एक यूनिट की कैपेसिटी और उसके कितने पीस है वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि 150 मेगावाट्स के 2 यूनिट तो 150 इंटू 2, और फिर 500 मेगावाट के और 2 यूनिट तो 500 इंटू 2, दैट्स हाउ यू राइट। अब क्योंकि पावर प्लांट को हम 24/7 पूरे साल भर नहीं चला सकते, इसीलिए कुछ उसके अजम्पशंस को मानते हुए कि कभी ब्रेकडाउन हो गया, उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, तो उन डेज को निकालकर साल के 365 दिन में से जिस दिन बॉयलर या फिर हमारा पावर प्लांट बंद रहेगा मेंटेनेंस पर्पस के लिए, कुछ भी पर्पस के लिए, तो उन्हें एक्सक्लूड करके उन दिन को निकाल के बाकी जो दिन है उसमें कितनी पावर मेगावाट हावर्स में वो प्रोड्यूस करेगा, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा साल भर में, दैट्स द नेक्स्ट थिंग वी आर केयरफुल अबाउट और वी आर इंटरेस्टेड इन, कि साल भर में आपका पावर प्लांट थ्रू आउट वर्किंग डेज कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। दिस वाज अबाउट कितनी रेट पे, कितनी स्पीड से वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे एक साथ कितने जत्थे में एनर्जी बना रहा है, बट दिस इज अबाउट ओवरऑल ईयर में कितनी एनर्जी बन रही है। एंड लास्ट, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर ओनली थर्मल पावर प्लांट्स, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में जैसे कि मैंने कहा अगर आप एक स्टीम पावर प्लांट लेते हो तो कोल से भी चल सकता है, फर्नेस ऑयल से भी चल सकता है, एंड सम other options are also there. You just have to make it happen that water converts into steam. So you can use several combination of fuels. So that's why you also have to mention type of energy source in case of thermal power plants. So that's about does it for our overall specification. इसके साथ हमारे ये 5 जो एलिमेंट है ये overall specification में सबसे पहले आते हैं। Now moving on, अब आती है मेन कंपोनेंट्स की बात। तो अब यहाँ पर हमारा गेम थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर एक पावर प्लांट के बेसिक कंपोनेंट्स अलग है। हमने अभी इसके जस्ट कुछ मिनट पहले देखा है कि किस तरह अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग स्पेसिफिकेशन देखनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम अलग अलग पावर प्लांट जो बेसिक 4 पावर प्लांट है एटलीस्ट उनको कवर करेंगे और उनके जो पार्ट्स है उनके स्पेसिफिकेशन देखने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर ऑल टाइम फेवरेट स्टीम पावर प्लांट। तो स्टीम पावर प्लांट का सबसे पहला एलिमेंट क्या था? स्टीम जनरेटर, राइट। तो स्टीम जनरेटर की जब हम बात करते हैं यानी बॉयलर की बात करते हैं तो बॉयलर में ऑब्वियसली सबसे पहले 2 पैरामीटर आते हैं। अगर आपने थर्मल इंजीनियरिंग 2 या एडवांस हीट ट्रांसफर ऐसा कुछ सब्जेक्ट किया होगा तो आपको पता होगा कि स्टीम की प्रॉपर्टीज गिनने के लिए 2 पैरामीटर सबसे मेन है, दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो दैट आर आवर फर्स्ट स्पेसिफिकेशन कि स्टीम कितने प्रेशर पे जनरेट हो रही है इन बार्स एंड स्टीम का क्या टेम्परेचर हमें आउटपुट मिल रहा है इन केल्विन। नेक्स्ट, कि आपका जो इक्विपमेंट है वो पर हावर कितनी स्टीम जनरेट कर रहा है, कितने किलोज ऑफ स्टीम वो पर हावर जनरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टीम जनरेशन कैपेसिटी और स्टीम जनरेशन रेट। तो वो हमें पता होनी चाहिए। और ऑब्वियसली ये जो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्स, ये यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा क्योंकि बॉयलर जो है आपका वो पर्टिकुलर वही तो है जो फ्यूल यूज कर रहा है। तो यू हैव टू मेंशन व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल योर बॉयलर यूज। एंड लास्ट, कि पर्टिकुलर सिर्फ आपके बॉयलर की थर्मल एफिशिएंसी। नाउ you have to be very careful about it. We are not talking about the efficiency of power plant. We are talking only about the efficiency of this component, boiler. यानी कि बॉयलर जो आपका फ्यूल में से हीट आ रही है उसे कितना एफिशिएंटली स्टीम को दे पा रहा है। Are you getting it? एक होती है आपकी जनरल एफिशिएंसी कि टरबाइन ने कितना वर्क किया, उसके सामने आपने कितनी हीट सप्लाई की, दैट्स योर जनरल एफिशिएंसी ऑफ द होल साइकिल। बट हियर वी आर ओनली कंसीडरिंग दिस एफिशिएंसी ऑफ स्टीम जनरेटर, यानी कि स्टीम जनरेटर जो है
वो कोल की केमिकल एनर्जी को, यानी mf इंटू सी, मास ऑफ फ्यूल इंटू ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल या जो भी फ्यूल है वो, तो वो जो एनर्जी आ रही है उसे कितना एफिशिएंटली वो वाटर की स्टीम में कन्वर्ट करने में दे पा रहा है, हीट ट्रांसफर कर पा रहा है, वो उसकी थर्मल एफिशिएंसी है फॉर दिस पार्ट. Now this is just one part, and of course you know what are the next part: condenser, feed pump, and etc. So let's move on with it. तो अब बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट पे, दैट इज स्टीम टरबाइन. तो ऑब्वियसली हमने स्टीम जनरेट कर दी है, अब उसे टरबाइन में भेजेंगे. अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि टरबाइन को हमें स्पेसिफिकली डिजाइन करना पड़ता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ऑब्वियसली सबसे पहले एनर्जी की बात करेंगे कि टरबाइन जो है फॉर अ गिवन इनपुट आपको कितनी कैपेसिटी दे रहा है, रेटेड कैपेसिटी क्या है टरबाइन की, यानी कितने मेगावाट ऑफ एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है. और ऑब्वियसली क्योंकि टरबाइन में जो स्टीम आ रही कहाँ से आ रही है, बॉयलर से, और बॉयलर का एक फिक्स आउटपुट है कि स्टीम इतने बार प्रेशर पे आएगी और इतने केल्विन टेम्परेचर पे आएगी. बट क्या ये जरूरी है कि डायरेक्ट बॉयलर से टरबाइन तक स्टीम बिना किसी लॉस के जा सके? नॉट पॉसिबल, राइट? तो हम जब डिजाइन करते हैं कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं कि मान लो मेरा इनलेट प्रेशर है 36 बार्स, 36 बार मान लेते, इतना कम होता नहीं है, अबाउट 200 बार तक भी होते हैं. तो उतना प्रेशर है कुछ मेरा, और टेम्परेचर है 1083 केल्विन. तो ऑब्वियसली अगर मुझे ये प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए तो बॉयलर का जो आउटपुट है वो इससे थोड़ा सा कुछ 1% या 2% ज्यादा ही होगा, क्योंकि जब वो पाइप से आता है तब वहां पे लॉस हो जाती है. इसलिए दोनों को सेपरेटली मेंशन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर डायरेक्टली चला जाता और कुछ लॉस होता ही नहीं तो सिर्फ एक मेंशन कर देते चलता ना, राइट? क्योंकि स्टीम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज आल्सो स्टीम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो दोनों को डिफरेंटली मेंशन करने की ये जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमें एग्जैक्ट पावर कन्वर्ट हो रही है. सो दैट्स व्हाट दिस इज अबाउट. नेक्स्ट, एक्सपांशन रेशियो, कि आपका टरबाइन गिवन प्रेशर से स्टीम को कितने प्रेशर तक एक्सपांड कर देता है. जिस तरह से कंप्रेशन रेशियो आता है उस तरह से टरबाइन का आता है एक्सपांशन रेशियो. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कंडेंसर में आपका जो स्टीम जाएगी कंडेंसेट बनने के लिए, तो उसका प्रेशर नेगेटिव नहीं होना, यानी वैक्यूम प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसका एटलीस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर या उससे थोड़ा सा नीचे हो तो मैनेज कर सकते हैं. इसलिए एक्सपेंशन रेशियो को भी एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन माना जाता है. और लास्ट जो ऑब्वियसली इसकी भी आनी चाहिए वो है थर्मल एफिशिएंसी. अब ये बात ध्यान रखिए कि जिस भी पार्ट में वर्क एंड हीट, इन दोनों में से किसी एक का भी रिलेशन आ रहा हो, कन्वर्जन हो रहा हो आपस में, हीट टू वर्क या वर्क टू हीट, तब उनकी थर्मल एफिशिएंसी आपको सेपरेटली मेंशन करनी पड़ती है. दैट्स अ बेसिक थिंग. एंड लास्ट, दिस इज कॉमन फॉर एवरी पावर प्लांट, दैट इज अल्टरनेटर. तो अल्टरनेटर की रेटिंग कितने किलोवोल्ट एम्पियर और पावर फैक्टर की एफिशिएंसी कितनी है उसकी मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल लाने में, और लास्ट कितने वोल्ट का करंट आ रहा है किलो वोल्ट्स में. यहाँ पर जिस तरह हम थर्मल एफिशिएंसी ले रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास पावर फैक्टर है, क्योंकि ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी, आप एक एनर्जी को, मैकेनिकल क्या, किसी भी एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करो, 100% उसे कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक a form of efficiency, a form of efficiency at every step that power is getting converted. और ऑब्वियसली यहाँ पर हमने पंप और कंडेंसर को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि कई बार आप आगे भी नोटिस करोगे कि जब हम पर्टिकुलरली स्टीम पावर प्लांट की बात करते हैं तब स्टीम पावर प्लांट के अंदर हमारा जो मेन इनपुट और आउटपुट क्या है, मेन इनपुट है हीट सप्लाई जो हम बॉयलर में करते हैं, और आउटपुट क्या है, दैट इज वर्क. अब ऑब्वियसली पंप में आपको नेगेटिव वर्क देना पड़ता है, बट एज कंपेयर टू टरबाइन वो बहुत कम होता है. अब टरबाइन आपको कहीं दे रहा होगा कुछ 2800 किलो जूल्स पर केजी स्टीम, पर केजी स्टीम पे आपको 2800 किलो जूल्स एनर्जी दे रहा होगा, और पंप कुछ कंज्यूम कर रहा होगा 1.5 किलो जूल्स या उससे भी कम. सो पंप इज नॉट मच इंपॉर्टेंट एंड कंडेंसर इज आल्सो नॉट मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंडेंसर का काम क्या है, वो सिर्फ कंडेंसेट कर रहा है, यानी जो स्टीम आ रही है उसे वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. वहां पर हमारा कुछ एनर्जी फैक्टर का कुछ ज्यादा फोकस नहीं है. हमारा मेन फोकस जहां हमारी एनर्जी जा रही है और जहां से कन्वर्ट होकर आ रही है उन पे होना चाहिए. इसलिए हमने इन तीन पार्ट्स के स्पेसिफिकेशन सबसे पहले मेन बताने पड़ते हैं. सो विद दैट सेड, दिस इज इट for steam power plants. Now let's move on to other type of power plant and its basic component specification. Let's go for it.
तो चलिए, अब स्टीम टरबाइन पावर प्लांट्स के बेसिक कंपोनेंट के बाद अब हम आते हैं डीजल इंजन पावर प्लांट और उसके बेसिक कंपोनेंट्स पे। सो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा जो मेन कंपोनेंट है, एनर्जी कन्वर्ट करने वाला कंपोनेंट है, वो कौन सा है? इट इज डीजल इंजन। सो डीजल इंजन की खुद की क्या कैपेसिटी, यानी कितने मेगावाट ऑफ एनर्जी वो दे रहा है, वो सबसे पहला। और दूसरा, वो कितनी स्पीड पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। आई थिंक यू माइट रिमेंबर दैट 2 pi nt by 60 ब्रेक पावर फॉर डीजल इंजन्स, राइट? सो वो सब फॉर्मूला यूज करने के लिए यहाँ पर हमें स्पीड पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज BSFC, दैट इज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, यानी कि 1 किलोवाट आवर ब्रेक पावर या ब्रेक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, दैट इज योर ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, BSFC। और आपके डीजल इंजन में कितने सिलेंडर्स है? 4, 8, 16, कितने? ताकि आपकी कैलकुलेशन में आपको नंबर ऑफ सिलेंडर्स मल्टीप्लाई करना हो और आप फाइंड कर सको एनर्जी उसके लिए। एंड लास्ट अल्टरनेटर, इट इज द सेम एज ऑल अदर्स। और यहाँ पर हमने एयर इनटेक, एग्जॉस्ट सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम इसलिए नहीं लिए हैं बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन जस्ट लाइक दीज। यहाँ पर हमारे पास जो ये स्पेसिफिकेशन है, ये सबसे मेन स्पेसिफिकेशन है जो हमारी कैलकुलेशन, पावर एफिशिएंसी एक्सेट्रा कैलकुलेट करने में हेल्प करे। ऑफ कोर्स उनके भी स्पेसिफिकेशन होते हैं, बट इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एज दिस, राइट? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। With that said, let's move on to our last topic for the day, that is hydel power plants। और उसके पहले, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा जब भी कोई न्यू लेक्चर आए आपको पहले पता चल जाए। चलिए, तो अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक। सो इट इज स्पेसिफिकेशन फॉर हाइडल पावर प्लांट्स। तो हाइडल पावर प्लांट का सबसे मेन कंपोनेंट क्या था? इट इज टरबाइन एंड अल्टरनेटर, राइट? सो टरबाइन की सेम एज हियर, कैपेसिटी इन मेगावाट, स्पीड, क्योंकि यहां पर भी वाटर टरबाइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, स्टीम टरबाइन के लिए हमारे पास डायरेक्टली एंथैल्पी रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे हमें स्टीम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाइड्रो टरबाइन के लिए, वाटर टरबाइन के लिए हमें आरपीएम, हेड, फ्लो रेट, इन सब की जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें जो भी कैलकुलेशन के लिए जरूरत पड़ती है उन सबको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें स्पीड चाहिए, स्पेसिफिक स्पीड चाहिए, एनएस। आई थिंक यू माइट रिमेंबर, क्योंकि उससे हम रेनॉल्ड्स नंबर एक्सेट्रा वो सब फाइंड करते हैं स्पेसिफिक स्पीड से, कि आपका टरबाइन का टाइप क्या है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको कुछ कंडीशंस मेंशन करनी रहती है, तो उसके लिए स्पेसिफिक स्पीड पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हेड, आपके टरबाइन को चलाने के लिए कितने हाइट से पानी आना चाहिए, कितनी एनर्जी मीटर्स ऑफ वाटर में, हेड कितना एनर्जी उसको देना पड़ेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि जितना हेड ज्यादा होगा उतना डैम की हाइट आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी। एंड लास्ट के फ्लो रेट, आपके टरबाइन में एक टाइम पे कितना क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर जाना चाहिए कि उससे जो रेटेड कैपेसिटी है उसको चल सके, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट अल्टरनेटर, जिसके स्पेसिफिकेशन हमने जो पहले देखे कि पावर फैक्टर, वोल्टेज, किलोवोल्ट एम्पियर, किलोवोल्ट्स एक्सेट्रा, वो सब। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। तो विद दैट सेड, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ लेक्चर 6। थैंक यू।